हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 1 अप्रैल और शुरू करते हैं फिल्म्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ गूगल की है, जिसमें नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एनक्लेट इसने गूगल के ऊपर जो पेनल्टी थी 1337 करोड़ की, उसे बरकरार रखा है। अब ये पेनल्टी किसने लगाई थी? ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाई थी। तो कंपटीशन कमीशन का ऐसा मानना था कि गूगल ने अपने एंड्रॉइड सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा ऐसी प्रैक्टिस कर रखी थी जो अन्य ऐप के लिए अच्छी नहीं थी, और इनकी जो पॉलिसी थी वो अपने इन स्टोर जो ऐप को प्रमोट करने की थी। जैसे कि प्ले स्टोर में अगर आप कोई ऐप परचेस करते हो या कुछ भी आप सब्सक्रिप्शन लेते थे, तो उसमें आपको सिर्फ गूगल पे से पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाता था। तो इसका मतलब जो गूगल था, अपने पेमेंट एप्लीकेशन को सपोर्ट कर रहा था, इनडायरेक्टली उसे दूसरे ऐप पे तरजीह दे रहा था। तो ये एक टाइप की जो प्ले स्टोर में मोनोपोली हो गई थी गूगल पे की, तो उसको सीसीआई ने गलत माना। इसके साथ-साथ जो गूगल का जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, अब उसमें हो क्या रहा था कि मोस्ट ऑफ द मोबाइल फ़ोन जो इंडिया में हैं, वो एंड्रॉइड सिस्टम यूज़ करते हैं। तो गूगल ने यहाँ पर इनडायरेक्टली दूसरे मोबाइल मैन्युफैक्चरर से उन पे दबाव बनाया था कि अगर आप एंड्रॉइड ओएस यूज़ करना चाहते हो, तो आपको हमारे जो गूगल के ऐप्स हैं, उन्हें डिफ़ॉल्ट ऐप के रूप में शामिल करना होगा। जैसे कि गूगल फ़ोटोज़, जीमेल। अब मेल सर्विस तो आप किसी भी ऐप की यूज़ कर सकते हो, तो आपको जीमेल ही यूज़ क्यों करना है? तो इस वजह से अगर आप डिफ़ॉल्ट ऐप बना देते हो, तो उससे जो दूसरे ऐप्स हैं, उनको कम्पीट करने का मौका नहीं मिलता, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती। तो इसी वजह से सीसीआई ने 1337 करोड़ का जो जुर्माना था, जो फाइन था, वो गूगल पे लगाया था। तो इसी सीसीआई के ऑर्डर के अगेंस्ट, फाइन के अगेंस्ट, गूगल ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल पे अपील की थी। बट नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर और फाइन को सही माना और गूगल को बोला कि आप 1 महीने के अंदर इस पूरे फाइन को जमा कीजिए। अब यहाँ पर यूपीएससी आपसे एनक्लेट के बारे में पूछ सकता है। तो एनक्लेट क्या है? बेसिकली नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो 2016 में बनी थी। ये किस एक्ट से बनी थी? ये कंपनी एक्ट में बनी थी 2013 के सेक्शन 410। तो जो सेक्शन 410 है कंपनी एक्ट 2013 का, उसके अंदर ये नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाई गई। अब इसका मेन काम ये था, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल था, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील करनी होती है, वो आपको एनक्लेट में करनी होती है। साथ ही साथ जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो ऑर्डर पास करती है, उसका भी आप चैलेंज कर सकते हो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में। इसके साथ साथ जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट का भी जो ऑर्डर आता है, उसके खिलाफ भी आप अपील कर सकते हो इस नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में। तो यूपीएससी आपसे इसके बारे में ये पूछ सकता है कि किस किस के हायर अपील को सुनती है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ये नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, उसके भी केस को डिस्पोज करती है, और हायर अपील करने के लिए नेमप्लेट ही आपको जाना होता है। यहाँ पर आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 2003 में गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी। इसे कंपटीशन एक्ट 2002 के एक्ट के द्वारा बनाया गया था। इसका मेन काम ये है कि हमारे देश में जो मोनोपोली होती है, उसे प्रिवेंट करना, और हमारे देश में एक कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी को सपोर्ट करना, डेवलप करना। अब इसके अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 6 अदर मेंबर्स होते हैं, जिनको कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसका बेसिकली एम ये होता है कि जितने भी एडवर्स प्रैक्टिसेस से अगेंस्ट कंपटीशन, उसको एलिमिनेट करना, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है हमारी इकोनॉमी में, इसको मेंटेन करना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। क्योंकि जब हमारे देश की इकोनॉमी में कंपटीशन होगा, तो उससे क्या होगा कि जो प्राइस रियलाइजेशन है, जो प्राइस डिस्कवरी है, वो कंज्यूमर के फेवर में आती है। अगर मोनोपोली होती, तो कोई भी कंपनी कितना भी आपको चार्ज कर सकती, क्योंकि उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। बट अगर सपोज करो आप जियो की सिम यूज कर रहे हो, आपको पता है कि जियो आपसे ज्यादा चार्ज नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आप जियो आपको ज्यादा चार्ज करेगा, तो आप एयरटेल के पास चले जाओगे। तो ये हमारे देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। हमारे देश की इकोनॉमी में जितना कंपटीशन रहेगा, उतना ज्यादा नए प्रोडक्ट्स आएंगे, उतना ज्यादा उसका अफोर्डेबल प्राइस रहेगी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। तो इस वजह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रोल है हमारी इकोनॉमी में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन बोला जाता है, जो सीसीआई करती है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्योंकि एंटी ट्रस्ट लॉस और रेगुलेशन का काम ही क्या है? हमारे देश की इकोनॉमी में कंपटीशन को इंकरेज करना। तो आपसे एंटी ट्रस्ट लॉस या फिर एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ कांगड़ा टी को लेकर है। अब ये कांगड़ा टी न्यूज़ में क्यों है? दरअसल यूरोपियन कमीशन जो है, उसने कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के जो कांगड़ा टी को प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रोवाइड किया है, जीआई टैग यूरोप का। तो इससे जो हमारी कांगड़ा टी है हिमाचल प्रदेश की, उसे यूरोपियन मार्केट में एंटर करने का मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हालांकि जो कांगड़ा टी है, उसे इंडिया का जीआई टैग ऑलरेडी 2005 में मिल चुका था। इसके अलावा इंडिया जो अपना बासमती चावल है, उसको भी यूरोप से जीआई टैग लेने की कोशिश कर रहा है, बट वो मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि यूरोप का ऐसा मानना है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के बासमती चावल को एक साथ
जीआई टैग देना चाहता है, बट पाकिस्तान जो है वो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से जो बासमती चावल का जो टैग है वो फिलहाल अटका हुआ है। बट इसी बीच कांगड़ा टी को जीआई टैग मिल चुका है यूरोप का। तो यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है। तो अगर हम कांगड़ा टी की बात करें, तो कांगड़ा टी जो है वो कैमेलिया सीनेंसिस नाम की जो स्पीसी होती है प्लांट की, उसके लीव से ये निकाली जाती है चाय, उसके टेंडर स्टेम से, उसकी लीव से। और ये कहाँ कल्टीवेट की जाती है? ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा वैली में कल्टीवेट की जाती है, क्योंकि इसका जो सीड्स है वो आपको कांगड़ा वैली में ही प्लांट किया जाता है। इसका एक डिस्टिंक्ट टेस्ट होता है, विंटर ग्रीन, और ये एक टाइप का एक स्वीट आफ्टर टेस्ट प्रोवाइड करता है। इसको प्लांट किया जाता है 900 टू 1400 मीटर्स अबव द सी लेवल। और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो धौलाधार माउंटेन रेंज है उसके वैलीज में ये ग्रो किया जाता है, प्लांट लगाया जाता है। इसमें रेनफॉल की काफ़ी ज़्यादा जरूरत होती है। इसी वजह से जो कांगड़ा के आसपास जो धर्मशाला है और जो आसपास का इलाका है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश देखी जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश जो है मेघालय के मौसिनराम में देखी जाती है। बट उसके बाद जो कहीं सबसे ज़्यादा बारिश देखी जाती है वो धर्मशाला उसके आसपास के क्षेत्र में देखी जाती है। इस वजह से इसीलिए कांगड़ा टी का एक स्पेशल टेस्ट होता है। अगर हम इसके न्यूट्रिशनल कंटेंट की बात करें, तो इसमें 13% कैटेचिन्स होता है, 3% ऑफ कैफीन्स एंड अमीनो एसिड सच एज थियानिन, ग्लूटामिन और ट्रिप्टोफैन होता है। इसका एडवांटेज क्या होगा कि कांगड़ा टी को जीआई टैग मिलने के बाद में जो यूरोपियन मार्केट है उसमें आपको एक्सेस इजीली मिल जाएगा। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो ये जो जीआई टैग किसने प्रोवाइड किया है? ये यूरोपियन कमीशन ने प्रोवाइड किया है। यूरोपियन कमीशन क्या है? यूरोपियन यूनियन का एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। इसमें 27 मेंबर होते हैं, और ये जो मेंबर्स होते हैं, ये जो यूरोपियन देश होते हैं, वो उसकी उनकी जो सरकार होती है वो इन मेंबर्स को अपॉइंट करके यूरोपियन कमीशन में भेजती है। इसका काम क्या होता है कि जो भी यूरोपियन पार्लियामेंट के जो लॉज हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, कुछ नए लॉज प्रपोज करना, और जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम ये यूरोपियन कमीशन करती है। इसका जो प्रेसिडेंट होते हैं वो यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और यूरोपियन कमीशन का ऑफिस जो है वो बेल्जियम के ब्रसेल्स में होता है। तो ये सारे जो बेसिक फैक्ट है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज खराई ब्रीड ऑफ कैमल्स को लेकर है। अब ये न्यूज में क्यों है? दरअसल जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसने एक रिपोर्ट टेबल करी है गुजरात असेंबली में, और गुजरात सरकार को ये बोला है कि आप जो मैंग्रोव्स हैं उन्हें प्रिजर्व कीजिए, क्योंकि अगर आपके मैंग्रोव्स प्रोटेक्ट नहीं हुए तो जो खराई ब्रीड ऑफ कैमल्स हैं ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अभी इनकी संख्या कितनी है? लगभग 6000 कैमल्स अभी गुजरात में है। और ये जो खराई कैमल्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं। इसके ऊपर यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछ रखा है खराई कैमल्स को लेकर। क्यों? क्योंकि जो खराई कैमल्स एक सेपरेट ब्रीड है ऊंट की। क्यों? क्योंकि ये स्विम कर सकते हैं, ये तैर सकते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के सॉल्ट मार्श में पाए जाते हैं, क्योंकि एक यूनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो कि सलाइन डेजर्ट एनवायरनमेंट में। क्योंकि ये स्विम कर सकते हैं, इसलिए इन्हें स्विमिंग कैमल भी बोला जाता है। और ये स्विम करते क्यों हैं बेसिकली? क्योंकि ये बेसिकली खाते क्या हैं? ये मैंग्रोव प्लांट के पत्ते खाते हैं। तो मैंग्रोव कभी कभी किसी टापू में पाए जाते हैं मैंग्रोव के, तो उस मैंग्रोव की खोज में ये उन्हें पानी से तैर के उस प्लांट तक जाना होता है। इस वजह से इनमें जो एबिलिटी टू स्विम है वो जनरेट हुई। तो ये एक बार में 3 किलोमीटर तक स्विम कर सकते हैं, इवन इन डीप वाटर्स। ये मैंग्रोव और सैलाइन प्लांट है उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए। ये जो कैमल्स हैं ये ड्यूल इकोसिस्टम में रहते हैं, ड्यूल इकोसिस्टम ऑफ लैंड एंड कोस्ट, एंड फाउंड ओनली इन गुजरात। इनसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा 2015 में सेपरेट ब्रीड करार दिया गया था ऊँटों का। और खराई कैमल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है वो इंडेंजर स्पीसीज की कैटेगरी में है, मतलब इनकी संख्या कम होती जा रही है और हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, और खासकर जो सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है गुजरात के कोस्ट में, इससे हो क्या रहा है कि जो मैंग्रोव प्लांट है वो खत्म होते जा रहे हैं। और अगर मैंग्रोव्स नहीं रहेंगे तो जो खराई कैमल्स हैं उनकी संख्या कम होती जाएगी। इसीलिए केग ने बोला है कि इस गुजरात सरकार को कि आप अपने कोस्टल रेगुलेटरी जोन में मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट कीजिए। तो खराई कैमल्स हमारे यूपीएससी के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी क्वेश्चन पूछा है, तो आगे भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज सॉल्ट मार्श को लेकर है। अब एक रिपोर्ट आई थी मरीन बायोलॉजिकल लेबोरेटरी की, उसमें यह बताया गया कि जो 90% जो हमारे वर्ल्ड के सॉल्ट मार्श है वो खत्म हो सकते हैं, क्योंकि जो सी लेवल राइज है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे सी लेवल राइज बढ़ेगा तो 90% जो हमारे सॉल्ट मार्श है अक्रॉस द वर्ल्ड वो खत्म होते जाएंगे। और ये जो सॉल्ट मार्श है ये हमारे इकोसिस्टम, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम सॉल्ट मार्श के बारे में देखें तो ये एक टाइप के कोस्टल वेटलैंड्स होते हैं, जो कि टाइड्स के द्वारा फ्लड होते हैं। और ये सॉल्टी मार्शेस होते हैं क्योंकि जो सी का जो पानी होता है वो सॉल्टी होता है, इस वजह से ये सॉल्ट मार्शेस कहलाते हैं। इनकी अगर लोकेशन देखें तो ये इंटरटाइडल जोन में पाए जाते हैं, जहाँ पर आपको एस्चुरीज और बेस देखने को मिलती है।
अब इसके वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको ग्रासेस और सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स देखने को मिले, क्योंकि इस कोस्टल वेटलैंड्स में आपको सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, इसी वजह से जो प्लांट्स होंगे वो सॉल्ट टॉलरेंट होंगे, जैसे कि सेजेस, कोड ग्रास, रशेस और मैंग्रोव्स। और साल्ट मार्श की जो सॉइल होगी वो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है, बट एनॉक्सिक होती है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके इकोलॉजिकल फंक्शन काफ़ी डाइवर्स होते हैं, जैसे कि इस कोस्टल इकोसिस्टम हमें फिश, बर्ड्स, अदर वाइल्ड लाइफ देखने को मिलते हैं, पर साथ ही साथ ये इरोजन को प्रिवेंट करती है, ये वाटर फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो इकोलॉजिकल के सेंस में ये जो सॉल्ट मार्सेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब ये खत्म क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक तो जैसे जैसे सी लेवल राइज होगा तो जो कोस्टल वेटलैंड्स होंगे उनका एरिया कम होता जाएगा, इसका जो कोस्टल डेवलपमेंट होती है तो इंक्रोचमेंट देखा जाता है। पॉल्यूशन के कारण भी जो सॉल्ट मार्सेस हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है सॉल्ट मार्सेस के ऊपर। तो यूपीएससी बेसिकली सॉल्ट मार्क्स के बारे में आपसे पूछ सकता है कि बेसिकली क्या है, इसमें किस टाइप का वेजिटेशन मिलता है, इसके सॉइल किस नेचर की होती है, और इसके इकोलॉजिकल फंक्शन क्या है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2020 के प्रीलिम्स में पूछा था। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, अब क्वेश्चन ये है कि सियाचिन ग्लेशियर है कहाँ पे? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, ईस्ट ऑफ ले, नॉर्थ ऑफ गिलगित, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो आपको मैप ध्यान से पता होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मैप वैसे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो ये मैप आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, बट आप अक्साई चीन को देखोगे तो यहाँ है, और जो सियाचिन ग्लेशियर होता है वो यहाँ पे होता है, तो ये अक्साई चीन के वेस्ट में है, ना कि ईस्ट में है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है? ईस्ट ऑफ ले। तो ले आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पर आपको लेह देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये लेह के नॉर्थ में है, ना कि लेह के ईस्ट में है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन है नॉर्थ ऑफ गिलगिट। गिलगिट आपको कहाँ मिलेगा? गिलगिट आपको यहाँ मिलेगा, तो गिलगिट के ये ईस्ट में पड़ेगा, ना कि गिलगिट के नॉर्थ में, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या है? नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो नुब्रा वैली ये रहा आपका दिख रहा, और जो सियाचिन ग्लेशियर है ये इसके जस्ट नॉर्थ में है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो ऐसे मैप के क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक से दो क्वेश्चन हमेशा प्रीलिम्स में मैप वाइज दिखते हैं, और जो जो प्लेस हमारे इंडिया में न्यूज़ में रहते हैं, खासकर जम्मू कश्मीर को लेके लगातार न्यूज़ में रहता है, तो जम्मू कश्मीर का मैप हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।